अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कल हमने लेसन 1 द डाइंग सन के पहले 2 पैराग्राफ डिस्कस किए थे, जिसमें हमने देखा कि कुल जो साइज़ है स्टार्स का वो क्या है और अप्रॉक्सीमेटली व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ द स्टार्स इन द यूनिवर्स। और फिर हमने ये भी देखा दूसरे पैराग्राफ में कि ये सारे स्टार्स जो हैं दे आर कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग इन द स्पेस, स्टिल नहीं हैं बल्कि वो सफ़र करते हैं, लेकिन उनके आस एक दूसरे के करीब आने या टकराने का कोई इम्कान ही पैदा नहीं होता, चूँकि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर मौजूद हैं। और किसी एक स्टार का किसी दूसरे स्टार के करीब आने को रेयर इवेंट बोला गया है। ये इवेंट रेयर हो सकता है, शायद ही कभी ऐसा मुमकिन हो, बड़ा नायाब किस्म का, कामयाब किस्म का वाक़या होगा जिसके होने के इम्कानात तकरीबन नहीं हैं, चूँकि उनके दरमियान फ़ासला बहुत ही ज़्यादा है। तो आज हम इससे आगे बात का आगाज़ करते हैं। We believe, however, that some 2000 million years ago, तो ताहम इस बात का मानना है कि कोई 2000 मिलियन साल पहले, तो मिलियन चूँकि 10 लाख के बराबर होता है, तो 2000 मिलियन ये हो गए कोई 2 अरब साल पहले। दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, ये गैर मामूली वाक़या ज़रूर पेश आया होगा। तो ये बात ज़हन में रहे कि रेयर इवेंट किसे बोला गया था पिछले पैराग्राफ में, किसी स्टार का किसी दूसरे स्टार के करीब आ जाना, इसका इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर है। ताहम साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये हमारा यकीन है कि कम अज़ कम एक बार कायनात में ये वाक़या ज़रूर पेश आया है। और कब पेश आया है? कोई 2 अरब साल पहले। एंड दैट अनदर स्टार, के कोई और सितारा, वंडरिंग ब्लाइंडली, बहुत अंधाधुंध बड़ी तेज़ रफ्तार के साथ गर्दिश करते हुए थ्रू स्पेस, खला में, हैपन टू कम, इत्तफाकन आ गया होगा, नियर द सन, सूरज के करीब। अब सूरज भी एक स्टार है और कोई और स्टार बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ खला में गर्दिश करते हुए हमारे इस सूरज, इस स्टार जिसका नाम सन है, सूरज है, उसके करीब आ गया होगा। तो ये वाक़या अंदाज़न कोई 2 अरब साल पहले पेश आया होगा। जस्ट एज द सन एंड द मून, बिल्कुल ऐसा ही जैसे ये सूरज और चाँद रेज टाइड्स, लहरें पैदा करते हैं ऑन द अर्थ, ज़मीन पर। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि एब एंड फ्लो होता है मद्दो जज़र, तो एक कशिश की वजह से, ग्रेविटी की वजह से समंदर में लहरें उठती हैं। जब चाँद की रोशनी पूरी हो 14 तारीख़ को ख़ास तौर पर, तो बड़ी ऊंची लहरें उठती हैं। तो जिस तरह चाँद और सूरज इस ज़मीन पर लहरें पैदा करते हैं, सो बिल्कुल ऐसे ही दिस सेकंड स्टार, उस दूसरे सितारे ने मस्ट हैव रेज टाइड्स, यकीनन लहरें पैदा की होंगी ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर। तो वो चूँकि बड़ा था सूरज से, तो जो वो करीब आया होगा सूरज के, तो उसकी ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से सूरज की सतह पर लहरें पैदा हुई होंगी। बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट, लेकिन वो लहरें यकीनन बहुत मुख्तलिफ होंगी फ्रॉम द लिटिल टाइड्स, इन छोटी छोटी लहरों से, विच द स्मॉल मैस ऑफ द मून रेजेस, जो कि चाँद की छोटी सी जिसामत, छोटा सा जिस्म पैदा करता है इन अवर ओशंस, हमारे समंदरों में। चाँद चूँकि छोटा है तो उसकी वो ग्रेविटी की फ़ोर्स भी कम होगी, तो छोटी छोटी लहरें पैदा करता है ये समंदरों में। चूँकि वो स्टार बहुत ही बड़ा था, लिहाजा उसने सूरज की सतह पर यकीनन बहुत ही बड़ी लहरें पैदा की होंगी। तो अब ये जहन में रहे कि उस दूसरे स्टार की वजह से हमारे स्टार यानी सन की सरफेस पर बहुत ऊंची और बुलंद लहरें पैदा हुई होंगी।
इमेंस, एक बहुत ही बड़ी टाइडल वेव। टाइड से एडजेक्टिव बना है टाइडल, समथिंग रिलेटेड टू द टाइड्स। तो ये जो लहरों की कशिश की वजह से जो लहरें पैदा हुई होंगी, टाइडल वेव, उनकी वजह से एक बहुत बड़ी मौज या लहर मस्ट हैव ट्रेवल्ड, वो बनी होगी ओवर द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर। तो ट्रैवल एक साइड से दूसरी साइड तक बनती चली गई होगी। तो उस दूसरे स्टार की उस कशिश की वजह से सूरज की सतह पर एक बहुत ही बड़ी लहर सी बन गई होगी, मौज सी बन गई होगी। एट लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन, और आखिरकार एक बहुत बड़ा पहाड़ सा बन गया होगा। सो हाई, इतना ऊंचा, दैट वी कैन हार्डली इमेजिन, कि शायद हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कितना बड़ा वो पहाड़ बना होगा। उस लहर से कितनी ऊंची वो लहर होगी और एक पहाड़ की शक्ल उसने अख्तियार कर ली होगी, कि हमारे तसव्वुर से भी बाहर है। एज द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस, जो ही ये सारी बिगाड़, इस सारी गड़बड़ का सबब, तो कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस, ये सब कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है ऑन द सरफेस ऑफ द सन, इसका सबब कौन है? इससे मुराद वो दूसरा सितारा है जो सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। कहाँ? ऑन द सरफेस ऑफ द सन। तो एज द डिस्टर्बेंस, कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस से मुराद क्या हुई? वो दूसरा स्टार केम नियरर एंड नियरर, वो सूरज के और करीब से करीब तर आता गया होगा। द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, तो ये जो पहाड़ सा बना होगा सूरज की सतह पर, ये और बुलंद से बुलंद तर होता चला गया होगा। जितना फासला कम होता जाएगा दोनों स्टार्स के दरमियान, सूरज की सतह पर बढ़ने वाला ये लहरों का पहाड़ और ऊंचे से ऊंचा होता चला गया होगा। एंड बिफोर द सेकेंड स्टार, इससे पहले कि वो दूसरा सितारा, ये जो सारे इस मसले का सबब बन रहा है, बिगेन टू मूव अवे अगेन, तो जब करीब आ गया, फासला उसका कम से कम रह गया, तो उसकी ग्रेविटी और कशिश बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो सूरज की सतह पर बनने वाला ये पहाड़ सा लहरों का इंतहाई बुलंदी तक पहुंच चुका था। तो वो याद रहे, दूसरा स्टार जो है वो सूरज से टकराया नहीं है, बस करीब से गुजरा है। तो इससे पहले कि वो दूर जाने लगता दोबारा, इस टाइडल पुल, इसकी लहरों का खिंचाव, उसकी वो कशिश जो थी, ग्रेविटी जो थी, हैड बिकम सो पावरफुल, इतना ज़्यादा ताकतवर बन चुका होगा, दैट दिस माउंटेन वाज टॉर्न टू पीसेस, कि ये जो पहाड़ बना था सूरज की सतह पर, उसके टाइडल पुल की वजह से ये टुकड़े टुकड़े हो गया होगा, टूट गया होगा, टूट कर टुकड़ों में तकसीम हो गया होगा। एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ, और इसने फेंक दिए होंगे अपने छोटे छोटे टुकड़े इनटू स्पेस, खला के अंदर। दीज स्मॉल पीसेस, ये छोटे छोटे टुकड़े, हैव बीन गोइंग राउंड द सन, दे आर गोइंग राउंड, रिवॉल्विंग, सूरज के गिर्द घूम रहे हैं एवर सिंस, तब से। तो वो टुकड़े जो बने, जहाँ जहाँ वो गिरे, तो सूरज की ग्रेविटी की वजह से उधर ही उन्होंने सूरज के गिर्द रोटेट करना शुरू कर दिया। तो ये टुकड़े जो हैं, दे आर द प्लैनेट्स, ये क्या हैं जी? सैयारे हैं, प्लैनेट्स हैं। ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे बड़े हर तरह के हैं इनमें। ऑफ विच आवर अर्थ इज़ वन, और इनमें से हमारी ज़मीन भी एक सैयारा है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें हम पढ़ रहे हैं बुनियादी तौर पर कि हाउ आवर प्लानिटरी सिस्टम केम इनटू बीइंग, या ये ज़मीन कैसे बनी, या ये सारा निज़ाम हमारा सैयारों का कैसे वजूद में आया। तो इसकी एक अंदाज़ा ही है, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये वाक़या अंदाज़न कोई 2 अरब साल पहले पेश आया होगा, कि कोई और सितारा उसने करीब आया होगा सूरज के, उसकी सतह पर लहरें पैदा हुईं,
और फिर वो पहाड़ सा बना और फटा और जो टुकड़े थे उसके खुला में बिखर गए और उन्होंने सूर्य के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। तो कल हमने स्टार्स को डिफ़ाइन किया था कि स्टार्स वो होते हैं जिनकी अपनी हीट होती है और लाइट होती है। तो आज हमारे प्लैनेट्स की क्रिएशन के बारे में हमने पढ़ा है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लैनेट्स की डेफिनेशन क्या होगी। तो प्लैनेट्स एक तो किसी न किसी स्टार के टूटे हुए टुकड़े होते हैं, दूसरा ये कि उनकी अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती क्योंकि वो स्टार से अलग होने के बाद दे आर ऑलमोस्ट डेड, और तीसरा जो अहम बात है वो ये है कि वो किसी न किसी स्टार के इर्द गिर्द रिवॉल्व भी कर रहे होते हैं। तो अर्थ एक प्लैनेट है और अर्थ के साथ और भी हैं 7-8 प्लैनेट। ये इसलिए प्लैनेट कहलाते हैं कि ये टूटे हुए टुकड़े हैं साइंसदानों के ख़्याल में सूरज से अलग हुए थे, जिस वाक़े के नतीजे में इसका जिक्र किया है इस पैराग्राफ के अंदर, और ये अब घूम रहे हैं सूरज के गिर्द, लिहाजा ये प्लैनेट्स हैं। द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई। अब हम आगे चलते हैं और ये पढ़ते हैं कि सूरज और दूसरे सितारे जो हमें नज़र आते हैं इन द स्काई, इस आसमान में, आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट। ये सारे तो बेइंतहा गर्म हैं, इतने गर्म हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सूरज हमसे लाखों मील दूर है और उसकी गर्मी हमसे यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होती है। तो अक्सरियत जो हेवनली बॉडीज़ हैं, अजराम फ़ल्की हैं, तो उनमें ज़्यादातर स्टार्स हैं जो ख़ुद बर्निंग हैं, जो जल रहे हैं, जिनके अंदर हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। फॉर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, इतने ज़्यादा गर्म हैं कि ज़िंदगी उन पर कायम रह ही नहीं सकती है। तो फॉर एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, यानी एडवर्ब है तो इसको हमने एडजेक्टिव हॉट से पहले इस्तेमाल किया, ये एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री से पहले भी इस्तेमाल हो सकता है। फॉर डिस्टेंट प्लेस, बहुत दूर दराज मकाम या जगह, या एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री से पहले भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, फॉर बेटर। तो फॉर एक एडवर्ब भी है, इसको हम एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एडजेक्टिव भी है यानी इसको नाउन से पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर प्लेसेस या फॉर कॉर्नर, दूर का कोना, दूर की जगह। फॉर टू हॉट, टू जो है इसके इस्तेमाल के बारे में भी एहतियात की ज़रूरत है। अब हॉट यहाँ पे एडजेक्टिव है और इससे पहले एडवर्ब इस्तेमाल किए गए हैं दो, फॉर भी और टू भी। तो टू अब तब इस्तेमाल करेंगे जब इसके बाद कोई एडजेक्टिव आए, ज़ाहिर एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल होगा, लेकिन शर्त ये है कि उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगी हुई हो, यानी टू हॉट टू एग्जिस्ट। तो टू का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सेसिव मीनिंग देने के लिए इस्तेमाल होता है, मुस्बत की बजाय ये मनफी मानी इस्तेमाल करते हैं। वेरी जो है एक मुस्बत मीनिंग में इस्तेमाल होता है, ये इज़ वेरी ब्रेव, ये अच्छी बात है। लेकिन टू का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, इतना जितना कि नहीं होना चाहिए। एक तो मीनिंग में डिफरेंस है, दूसरा यूजेज में भी डिफरेंस है। वेरी आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एडजेक्टिव से पहले, लेकिन टू आप तब इस्तेमाल करेंगे स्पेशली जब उसके बाद इन्फिनेटिव आ रहा हो, यानी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू हॉट टू एग्जिस्ट, तो टू वीक टू वॉक। तो फॉर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, तो सितारे तो इतने गर्म हैं, इतना उनका ज़्यादा गर्म हैं कि वहाँ पर ज़िंदगी तो कायम नहीं रह सकती है। सो ऑल्सो नो डाउट, और इसमें भी कोई शक नहीं, वर द पीसेज ऑफ द सन, कि इतने ही गर्म थे ये टुकड़े सूरज के। तो यहाँ पीसेज ऑफ द सन से मुराद ये प्लैनेट्स हैं। तो जब ये टुकड़े अलग हुए होंगे सूरज से, तो वो भी उतने ही गर्म होंगे व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, जब पहली बार इनको फेंका गया होगा। तो शुरू में तो बिल्कुल ये वैसे ही होंगे जैसे आप एक दरख्त है उससे आप एक ब्रांच टहनी काट देते हैं, तो शुरू में तो बिल्कुल उसकी शेप और शक्ल वैसे ही रहती है, अगरचे वो डेड हो चुकी है, अलग हो चुकी है। कुछ अर्से बाद आहिस्ता आहिस्ता वो सूखना शुरू होती है और ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो शुरू में ये टुकड़े भी उतने ही गर्म थे जब ये फेंके गए। ग्रेजुअली बतदरीज
आहिस्ता आहिस्ता दे बिकेम कूलर, वो ठंडे होना शुरू हुए। तो दे यहाँ दे इस्तेमाल किया जा रहा है उन पीसेस ऑफ द सन के लिए जिनको हम प्लैनेट्स कह रहे हैं। वो ठंडे होते चले गए अनटिल नाउ, हत्ता कि अब तक दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट। तो अब देखिए कि अब उनकी अपनी हरारत तकरीबन ना होने के बराबर रह गई है। बाहर से तो बिल्कुल ज़मीन गर्म नहीं है, ये गर्मी जो हम देखते हैं ये हमें रेडिएशन के ज़रिए मिलती है, सूरज से शॉ के ज़रिए। हाँ अलबत्ता अंदर से अभी ये आप पढ़ते ही हैं कि दरमियान से जो है ये अंदर ज़मीन नीचे, वहाँ से अभी तक हीट है इसके अंदर, ये गर्म है, लेकिन बाहर से पूरी तरह सर्द हो चुकी है। तो अब उनकी अपनी हीट बिल्कुल भी हरारत जो है वो बिल्कुल बाकी नहीं रही है। देयर वार्मथ, अब इनकी जो हरारत है कमिंग ऑलमोस्ट इंटायरली, तकरीबन सारी की सारी आती है फ्रॉम रेडिएशन, वो शुआएँ जो पड़ती हैं विद द सन पोर्स डाउन, जो कि सूरज डालता है। पोर डाउन फेंकना, डालना, उंडेलना होता है वैसे। ऑन देम, सूरज इन पर डालता है। तो अपनी इनकी कोई हीट नहीं है, बल्कि हीट कहाँ से लेते हैं, उन रेडिएशन के ज़रिए जो सूरज की तरफ से इन पर आती हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम भी कहते हैं इसको, इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेज, इन सर्द होते हुए टुकड़ों में से एक ने, वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेज, तो वन ऑफ के बारे में याद रहे कि इसके बाद अब जो भी नाउन इस्तेमाल करेंगे वो जमा शक्ल में होना चाहिए, यानी वन ऑफ द कूलिंग पीसेज। ये मिस्टेक आमतौर पर हो जाती है हमसे, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू लाहौर, वन ऑफ माई फ्रेंड कहना ज़ाहिर ठीक नहीं है, फ्रेंड एक है तो एक में से एक तो कोई बात ना हुई ना, तो दोस्तों में से एक क्या कहा ये जा रहा था, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से जो एक है इज़ गोइंग टू लाहौर। तो दो बातें यहाँ पे काबिल गौर हैं। वन ऑफ के आगे जो नाउन आप इस्तेमाल करेंगे वो तो जमा होगा, लेकिन वर्ब जो इस्तेमाल किया जाएगा वो सिंगुलर होना चाहिए, वाहिद होना चाहिए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ गोइंग टू लाहौर, तो फ्रेंड्स इज़ क्यों आया, चूँकि फ्रेंड्स में से एक की बात हो रही है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेज, इन ठंडे होते हुए टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो था, गेव बर्थ टू लाइफ, उसने जन्म दिया ज़िंदगी को। वी डू नॉट नो हाउ, व्हेन और वाई दिस हैपेंड। अब इस बारे में साइंस अभी तक तो ये कह रही है कि ये कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, इसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। साइंस इस सवाल की तलाश में है। तो ये ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ, इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स। तो अब अंदाज़ा ये है कि ज़िंदगी का आगाज़ सादा जानदारों की शक्ल में हुआ होगा। सिंपल से मुराद यहाँ पे यूनिसेलुलर हैं, एक खलिए वाले सिंपल जानदार। और यहाँ से हम देखते हैं तकरीबन वही बात की जा रही है जो चार्ल्स डार्विन अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में करते हैं। तो ज़िंदगी का आगाज़ सादा जानदारों की शक्ल में हुआ। हुज लिविंग पावर, जिनकी ज़िंदा रहने की सलाहियत, चीफली ज़्यादातर मुश्तमिल थी, इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग। तो ये मरने से पहले रिप्रोड्यूस कर लेते थे, अपने जैसे और ऐसा पैदा कर लेते थे। तो यही कुछ उनके अंदर मौजूद थी कैपेसिटी। बट फ्रॉम दिस हम्बल बिगिनिंग्स, लेकिन इन मामूली शुरुआत से, हम्बल वेरी ऑर्डनरी, वेरी कॉमन, लवली, बेस सिंपल, बिगिनिंग्स आगाज़ शुरुआत। तो इन मामूली सी आम सी शुरुआत से केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, तो पूरी एक लहर, पूरा एक धारा फूटा ज़िंदगी का। ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, और ये गुज़रते वक्त के साथ पेचीदा से पेचीदा तर होती चली गई। हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग्स, और आखिरकार इसने ऐसे जानदारों को जन्म दिया, हुज लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड, जिनकी ज़िंदगियों का ज़्यादातर इन्हसार है इन देयर फीलिंग्स एंड एम्बिशंस। तो ये एवोल्यूशन हो के साइंसदानों के ख़्याल में उस मामूली से जानदारों से ये पीक है इस एवोल्यूशन की, कि ऐसे इंसान पैदा हो गए कि जिनकी ज़िंदगियों में बड़ा अहम किरदार है फीलिंग्स का और एम्बिशंस का।
हमारे एहसासात हैं और हमारे अज़ाइम हैं, एम्बिशंस हैं, देयर सेंस ऑफ ब्यूटी। फिर एक और चीज़ जिसको आप जमालियाती हिस्स कहते हैं, एस्थेटिक सेंस भी कहा जाता है इसको। ये हर इंसान के अंदर पैदा की है अल्लाह ने कि हम चीज़ों को खूबसूरत देखना चाहते होते हैं। आप मिसाल इसकी ये लीजिए कि जैसे हम घर बनाते हैं तो घर का बुनियादी जो फंक्शन है वो तो पनाह देना है, तहफ़्फ़ुज़ देना है, लेकिन हम उसमें खूबसूरती का एलिमेंट ज़रूर रखते हैं कि इसको नक्शा बनाते हैं, अच्छा सा पेंट करते हैं, सजाते हैं उसको। ऐसे हम लिबास पहनते हैं और जूते पहनते हैं तो बुनियादी इसका जो फंक्शन है वो जिस्म को ढांपना और महफूज बनाना है। लेकिन इसमें भी आप देखिए हमारी सेंस ऑफ ब्यूटी, ये एस्थेटिक सेंस जो है वो कारफरमा है कि हम किस तरह उसमें भी खूबसूरती का पहलू तलाश करते हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन, मुख्तलिफ़ इसमें रंग वो देखते हैं। ये हमारे अंदर सेंस ऑफ ब्यूटी है जी। एंड रिलीजन्स, फिर मज़ाहब हैं हमारे अंदर, और ये मज़हब जो हैं ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं हमारी ज़िंदगियों में। इन विच लाई देयर हाईएस्ट होप्स, इन्हीं मज़ाहब के अंदर हमारी बुलंद तर उम्मीदें हैं, एंड नोबलेस्ट डिज़ायर्स, और बहुत आला तरीन ख्वाहिशात मौजूद हैं। तो मज़ाहब जो हैं वो ना सिर्फ इस दुनिया में हमें अच्छा सा बन के रहने का दर्ज देते हैं, बल्कि आने वाली ज़िंदगी का तस्वुर भी देते हैं और बड़ी नोबलेस्ट डिज़ायर्स हमारे अंदर पैदा करते हैं। तो साइंसदानों के ख़्याल में ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था ऐसे, और अभी डिबेटेबल हैं बातें बहुत सारी कि इस पर साइंसदान काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पहला सेल, लिविंग सेल कैसे बना होगा। इसका भी इंसानों के पास कोई जवाब मौजूद नहीं है। और दो सवाल जो हैं इस पर पूरे दुनिया के साइंटिस्ट लगे हुए हैं जवाब तलाश करने में। ये सर्न सेंटर है, CERN, इस पर बहुत ज़्यादा तकरीबन हर मुल्क के कोई ना कोई साइंसदान वहाँ पे काम कर रहे हैं, और दो सवालों के जवाब अभी हम तलाश करने की कोशिश कर रही है इंसान मिलके। एक ये कि बिग बैंग कैसे हुआ था, कायनात कैसे बनी थी। याद रहे कि इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं कि ये ज़मीन कैसे बनी थी। कायनात उससे बहुत अरसा पहले वजूद में आ चुकी थी, और ये ज़मीन और ये सैयारे बनना सिर्फ 2 अरब साल पहले का वाक़या है। आप यूँ समझ लीजिए ये तो आखिरी बड़ा वाक़या है जो इस कायनात के अंदर पेश आया। ये कायनात तो बहुत पहले की बनी हुई है और पता नहीं कब से है, इसके बारे में अंदाज़े लगाए जा रहे हैं। तो क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, ये कायनात कैसे बनी, इसको अब बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। तो इसका जवाब तलाश करने की कोशिश की जा रही है, और सर्न में आप देखते हैं कुछ साल पहले इसको रिपीट करने की कोशिश भी की गई थी कि बिग बैंग को मसनूई तरीके से, कि हम शायद उन सवालों के जवाब तलाश कर सकें कि ये यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुई थी। दूसरा जो सवाल ढूंढने की कोशिश की जा रही है वो है कि पहला लिविंग सेल कैसे बना था। तो इसमें भी अंदाज़े हैं, और एटम के पार्टिकल पोस्ट डिस्कवर अब होते चले जा रहे हैं, 100 प्लस हो चुके हैं। लेकिन साइंसदानों का ख़्याल है कि एक ऐसा पार्टिकल अभी हमें मिसिंग है जो हमें बता देगा कि राज क्या था पहला सेल बनने का। उसको गॉड्स पार्टिकल का नाम दे के उसकी तलाश की जा रही है, और जिस दिन वो इंसानों के हाथ लग गया तो शायद इस राज से पर्दा उठ जाए कि पहला लिविंग सेल कैसे वजूद में आया था। तो ये कुछ गुफ्तगू थी आज इस सैयारों की तख्लीक के बारे में और ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में। कल इंशाल्लाह इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।